दोस्तों, डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि NIOS से रिलेटेड आने वाली वीडियोस भी आपको आसानी से मिलती रहें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस को। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो में सब्जेक्ट्स के वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स को रिटन फॉर्म में दिखाया गया है और उनको इंग्लिश तथा हिंदी में एक्सप्लेन भी किया गया है। आप चाहें तो इन नोट्स को कॉपी कर लें या फिर इस वीडियो को रिपीटेडली देखकर अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेलेक्टिव स्टडीज़ करना चाहते हैं, जॉब या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पढ़ाई के लिए समय नहीं होता, या फिर वे जो कम समय में ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 1 to 8 चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन बाकी के चैप्टर्स की वीडियो भी आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करें। चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा उसका क्षेत्र। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच डील्स with the foundation of the state and the principle of the government. Political science deals with those aspects of individuals in the society which relates to their activities and organizations devoted to seeking of power, resolution of conflicts, and all these within an overall framework of the rule and laws as laid down by the state. राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो किसी राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों के बारे में बताती है। राजनीति विज्ञान समाज में व्यक्ति के उन पहलुओं के बारे में भी बताता है जो उसके सत्ता को प्राप्त करने, संगठन बनाने, राजनीतिक गतिविधियों जैसे उन मुद्दों से संबंधित है जो किसी राष्ट्र या राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों या कानून के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में कहें तो राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी व्यक्ति के उन गतिविधियों के बारे में बताता है जो वह एक देश में रहकर सत्ता यानी पावर को हासिल करने के लिए करता है। राजनीति विज्ञान के अर्थ में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हमारा दूसरा नोट है डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, यानी राजनीति विज्ञान और राजनीति के बीच में क्या अंतर है। यहाँ पर हम सिर्फ राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान क्या है ये हमने ऊपर अभी जान ही लिया है। अगर हम दोनों आंसर को एक साथ मिलाकर रखेंगे तो इसका डिस्टिंक्शन यानी इसका डिफरेंस भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि राजनीति क्या है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। Nowadays the term politics is used to mean the problem of the citizen interacting with the instrument of political power in one form to the other. Sometimes politics was and still is used as the technique, compromise or method to capture power and retain it. There is another aspect of politics that need to be emphasized. Politics many a time implies practical politics. Practical politics is different from studying it. जब लोग सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनके द्वारा की गई गतिविधियों को राजनीति कहा जाता है। ये गतिविधियाँ सत्ता को प्राप्त करने, सत्ता को बनाए रखने और उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के रूप में हो सकती हैं। पहले चैप्टर का तीसरा नोट है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। किसी भी विषय का क्षेत्र हमें बताता है कि उस विषय को कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है या वो विषय हमें किस किस बारे में बताता है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप यानी क्षेत्र के बारे में पहला पॉइंट है रोल ऑफ द स्टेट, यानी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के द्वारा हम एक राष्ट्र या राज्य की भूमिका के बारे में जानते हैं। दूसरा सिटीज़न एंड गवर्नमेंट, यानी
नागरिक और सरकार। राजनीति विज्ञान नागरिक और सरकार के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करता है। तीसरा है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के विषय में भी हमें राजनीति विज्ञान से काफ़ी कुछ समझने को या जानने को मिलता है। तीनों पॉइंट्स के नोट्स आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से भी कॉपी कर सकते हैं। पहले चैप्टर को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि पहले चैप्टर से यही 3 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। आते हैं हम दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर है नेशन एंड स्टेट। इसका पहला नोट है नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता। नेशनैलिटी इज़ अ कल्चरल टर्म। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल which is generated in a group of people having geographical unity and who belong to a common race, common history, religion, customs and traditions, economic interest and common hope and aspirations. Nationality यानी राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक परंपरागत शब्द है जो बताता है कि यदि बहुत सारे लोग एक क्षेत्र में एकता के साथ रहें, एक ही जैसा जिनका इतिहास हो, उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज एक जैसे हों, उनके ट्रेडिशंस, पैसा कमाने के तरीके, उनकी उम्मीदें लगभग एक जैसी हों, तो उनकी राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी भी एक ही होगी। एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता के तत्व। पहला तत्व है कॉमन ज्योग्राफी यानी एक ही जैसा भूगोल। पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी। दिस इज बिकॉज सच अ पीपल आर likely to develop a common culture. Second, common race. Common race denote the idea that a people belonging to a particular nationality belong to one group or any have a social unity. Third, common language. A common language is a medium of communication which enables the people to express their ideas. इस प्रकार राष्ट्रीयता के 3 तत्व हैं। पहला कॉमन ज्योग्राफी यानी लोग एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं या एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं। दूसरा कॉमन रेस यानी रहने वाले लोग एक विशेष समूह या ग्रुप से संबंध रखते हैं। तीसरा कॉमन लैंग्वेज, वो एक ही जैसी भाषा को बोलते हैं। अगला नोट है द स्टेट यानी राज्य। राज्य क्या है? द स्टेट इज द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। स्टेट यानी राज्य राजनीतिक तौर पर संगठित किए गए उन लोगों का समूह है जो एक निश्चित सीमा के अंदर रहते हैं और ये सीमा कानून के द्वारा तय की गई है। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट यानी राज्य के तत्व। राज्य का पहला तत्व है पॉपुलेशन। द स्टेट इज़ अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। इट इज़ द पीपल हु मेक अ स्टेट। अंटार्कटिका इज़ नॉट अ स्टेट एज इट इज़ विदाउट एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। दूसरा टेरिटरी। जस्ट एज एवरी पर्सन बिलोंग टू अ स्टेट so does every square yard of earth. There is no state without a fixed territory. Third, government. The purpose for which people live together cannot be realized unless they are properly organized and accept certain rule and conduct. तो एलिमेंट ऑफ द स्टेट यानी राज्य के तत्वों के बारे में 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉपुलेशन, हर राज्य की अपनी एक जनसंख्या होती है। दूसरा टेरिटरी, किसी भी राज्य की टेरिटरी यानी सीमा का होना बहुत ज़रूरी है, बगैर बिना सीमा के कोई राज्य नहीं हो सकता। तीसरा गवर्नमेंट यानी किसी भी राज्य के अंदर सरकार का होना अनिवार्य है, सरकार के बगैर भी कोई राज्य नहीं बन सकता। ये तीनों ही चीज़ें तत्व हैं राज्य के। अब हम हैं अपने 3rd चैप्टर पर जिसका नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। यानी समाज, राष्ट्र, राज्य
और सरकार के बीच का फर्क या अंतर। इसमें हमारा पहला नोट है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। सबसे पहले हम राज्य और समाज के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। इन अंतर में हम सबसे पहले 3 ही पॉइंट यानी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इन सोसाइटी politically organized society, on the other hand is a social organization and has within it. दूसरा, in term of origin society is prior to the state. Society may be said to have been born the day the human life must have begun. Third, being prior of the state, society is clearly a national and therefore an इंस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशन। राज्य राजनीति के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जबकि सोसाइटी एक समाज के द्वारा किया गया संगठन है। दूसरा अंतर यह है कि समाज का उदय राज्य से कहीं पहले हुआ। जिस समय दुनिया में इंसान ने यानी मानव ने जन्म लिया, सोसाइटी तब से बनना शुरू हुई, जबकि राज्य उसके काफ़ी बाद में बना। तीसरा अंतर ये है कि सोसाइटी यानी समाज एक नेचुरल यानी प्राकृतिक व्यवस्था है, जबकि राज्य प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। अब हम जानेंगे स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस यानी राज्य और सरकार के बीच का अंतर। द गवर्नमेंट एज यू नो इज़ वन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इट इज़ द एजेंसी through which laws are made, enforced, and those who violate laws are punished. It is the visible manifestation of a state authority. The state is the near permanent institution. It is so because it does not die unless it is attacked and made a part of the other state. राज्य और सरकार के बीच के अंतर की अगर हम बात करें तो राज्य वो है जो किसी देश के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करता है नियम कानूनों को बनाकर। अगर नियम या कानूनों को तोड़ा जाता है तो उन्हें सज़ा दी जाती है। राज्य एक परमानेंट यानी हमेशा रहने वाली इकाई है, जब तक उस पर कोई और हमला ना करे या किसी दूसरे राज्य का उसे हिस्सा ना बना ले। जबकि सरकार एक परमानेंट यानी स्थायी संस्था नहीं है, सरकार बदलती भी रहती है। तीसरा नोट है नेशन यानी राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? नेशन connotes the concept of people who are conscious of their historical and cultural background and who wish to perpetuate his background political, that is within the framework of the state. राष्ट्र यानी ऐसे लोगों का समूह जो अपने इतिहास और अपनी सभ्यता को जानते और समझते हैं और अपने इतिहास और सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारे 3 चैप्टर के नोट्स पूरे हो गए हैं। अब हम हैं अपने चौथे चैप्टर यानी चौथे पार्ट पर। चैप्टर नंबर 4 मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज, प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत। लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इज़ अ थ्योरी ऑफ रिफॉर्म for it has stood for reforms in economic, social and political fields. It is a theory of liberty, individual autonomy, for it has argued in favor of the development of human personality. Liberalism यानी उदारवाद एक सिद्धांत है जिसका प्रमुख उद्देश्य सुधार लाना है। ये सुधार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर होते हैं। ये सिद्धांत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का भी है, जिसकी आवश्यकता एक व्यक्ति के विकास में होती है। फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। पहला, इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबरलिज्म इज एसेंशियली एन आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी। Its love for individual liberty is unquestionable.
Second, limited state. Liberalism advocate the concept of limited state. The liberals view the state as a means for attaining the good of individual. Third, democracy. Liberalism is an exponent of democratic government. It seeks to establish a government of the people, by the people, and for the people. A government that functions according of the constitution and constitutionalism. उदारवाद की विशेषताएं. पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता. उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, यानी किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी बेहद ज़रूरी है और स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए. दूसरा, लिमिटेड स्टेट, यानी कि नियमित राज्य. एक राज्य का कई मायनों में नियमित होना बेहद ज़रूरी है. तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र. उदारवाद प्रजातंत्र के बारे में बताता है कि किसी भी देश में प्रजातंत्र का होना ज़रूरी है. प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चुनी जाए. अब हम पॉलिटिकल थ्योरीज यानी राजनीतिक सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत पर हैं, जिसे कहते हैं मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द वर्किंग क्लास एज लिबरलिज्म is the political philosophy of the capitalist class. It is a theory of social change, why social change take place and how do these changes come into effect. तो दूसरा सिद्धांत मार्क्सिज्म का है. मार्क्सिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो वर्किंग क्लास यानी काम करने वाले लोगों के बारे में बताती है या काम करने वाले लोगों की हिमायत करती है. ये लिबरलिज्म यानी उदारवाद से बिल्कुल हटकर है. उदारवाद जहां एक और कैपिटलिस्ट क्लास यानी धनी वर्ग की वकालत करता है, वहीं मार्क्सिज्म गरीब और वर्किंग क्लास जैसे लोगों की के बारे में बताता है. इट इज़ अ थ्योरी ऑफ सोशल चेंज. मार्क्सिज्म सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन की एक सिद्धांत है कि समाज में आने वाला कोई भी बदलाव क्यों होता है और कैसे होता है और इस बदलाव को लाने में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं. पॉलिटिकल थ्योरीज यानी राजनीतिक सिद्धांत में अब हैं हम अपने तीसरे सिद्धांत पर, जो है गांधीज्म. गांधीज्म स्टडी फॉर अ नॉन वायलेंट स्टेट बेस्ड ऑन फर्स्ट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड नियर यूनिटी इन द सोसाइटी. Gandhiji advocated decentralization of power, both political and economic. तीसरा सिद्धांत गांधीवाद है. गांधीवाद के अंतर्गत नागरिकों के बीच एकता का होना बेहद ज़रूरी है. गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की वकालत की, यानी गांधी जी का मानना था कि सत्ता का बंटवारा किया जाए राजनीतिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी. चौथे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स ख़त्म हो गए हैं. अब हम पाँचवें चैप्टर पर हैं. प्रेम्बल एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं. नोट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स विच डिटरमाइन एंड डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. The relationship between the citizen and the government is called a constitution. वह दस्तावेज़ जो नियम तथा कानून के बारे में बताए, जो सरकार और नागरिकों के बीच के संबंधों के बारे में बताए और सरकार किस प्रकार की होगी ये तय करे, इस दस्तावेज़ को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स वर्किंग. The Constitution of India was formed by the Constituent Assembly. The Assembly was constituted in 1946. The members of the Constituent Assembly were indirectly elected by the members of the existing provincial assemblies. The Assembly worked with the help of a large number of committees and subcommittees. The committees were of two types:
relating to matters concerning with procedures and concerning important issues। संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली। संविधान सभा या संविधान समिति का गठन 1946 में किया गया। इसके मेंबर यानी इसके सदस्य उस समय की प्रोविंशियल असेंबली के सदस्य थे। संविधान समिति कई उप समितियों के साथ मिलकर काम करती थी जिनके क्षेत्र अलग अलग बटे हुए थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26, 1950। फ्रॉम दैट डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। एग्जैक्टली 20 years बिफोर द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे was celebrated in January 26, 1930 as decided by the Lahore session of the Congress on December 31, 1929। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये ठीक 20 साल के बाद था। आज इस दिन से भी ठीक 20 साल पहले यानी 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था जो कांग्रेस के द्वारा लाहौर सेशन में किया गया था। जस्टिस। जस्टिस promises to give people what they are entitled to in term of basic rights of food, clothing, housing, participation in decision making and living with dignity as human beings। जस्टिस यानी न्याय। न्याय जो हमसे वादा करता है कि वह हमें एक नागरिक के तौर पर सभी अधिकार, खाना पीना, पहनने के लिए कपड़े और राज्य में हमारी भागीदारी को तय करेगा। लिबर्टी। द प्रेम्बल ऑल्सो mentioned about liberty of thought and expression। These freedoms have been guaranteed in the Constitution through the fundamental right। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना मूलभूत अधिकारों के साथ हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। इक्वालिटी। इक्वालिटी is considered to be the essence of modern democratic ideology। The constitution makers placed the ideals of equality in a place of pride in the preamble। इक्वालिटी यानी समानता। भारतीय संविधान में समानता के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। उनका मानना है कि एक प्रजातंत्र के अंदर या एक प्रजातंत्र में समानता, लोगों के बीच समानता का होना बेहद ज़रूरी है। Salient features of the Constitution। First, a written constitution। The Indian Constitution is mainly a written constitution। A written constitution is formed at a given time and comes into force or it adopted on a fixed date as a document। As you have already read that our constitution was framed over a period of 2 years, 11 months and 18 days। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि यह एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से लिखा गया संविधान है जिसे एक तय समय में पूरा करके अपनाया गया। पॉइंट नंबर 2, a combination of rigidity and flexibility। The Indian Constitution is a unique example of combination of rigidity and flexibility। A constitution may be called rigid or flexible on the basis of its amending procedure in a rigid constitution। दूसरी विशेषता, भारतीय संविधान सख्ती और नरमी का एक मिला जुला रूप है। संविधान नरम है क्योंकि उसमें समय समय पर बदलाव किए जा सकते हैं और सख्त इसलिए है क्योंकि उसमें बनाए गए कई नियम और कानून सख्त हैं। तीसरा पॉइंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनदर यूनिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं जो इसकी एक और विशेषता है, यानी भारतीय संविधान की एक और विशेषता है।
फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ समाप्त हुए। अब हम हैं अगले पॉइंट पर यानी अगले नोट पर, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया हैज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सेकंड, independence of judiciary. India's judiciary is independent and imperial. The Indian judiciary is free from the influence of executive and legislature. Third, single citizenship. In India, there is only single citizenship. It means that every Indian is a citizen of India irrespective of the place of his/her residence or place of birth. भारत में केवल एक ही न्यायपालिका है जो एक साथ मिलकर काम करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह किसी के भी प्रभाव में काम नहीं करती, चाहे वो विधायिका हो या कोई सरकार हो। तीसरा पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। पूरे भारतवर्ष में एक ही नागरिकता है यानी एकल नागरिकता है। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक चाहे कहीं पर भी पैदा हुआ हो, वो कहीं भी आ जा सकता है और रह सकता है। पाँचवें चैप्टर यानी पाँचवें पार्ट के सभी नोट्स यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब हम हैं अपने छठे पार्ट पर यानी लेसन नंबर 6, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार। नोट्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, सिटीजनशिप, जस्टिस एंड फेयर प्ले। दे सर्व as a check on the government. Various social, religious, economic and political problems in our country make fundamental right important. मूलभूत अधिकारों की अहमियत यानी महत्व और उनका अर्थ। मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हमें स्वतंत्रता, समानता, जीवन का सही स्तर और न्याय देते हैं। ये कई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन enjoy equal privileges and opportunities. It protects the citizen against any discrimination by state on the basis of religion, caste, race, sex and place of birth. Right to equality include 5 types of equalities. Right to freedom. Freedom is the basic characteristic of the true democracy. Our constitution guarantees to the citizen of India a set of 6 freedom described as the right to freedom. 6 fundamental freedoms. First, freedom of speech and expression. Second, freedom to assemble peacefully without arms. Third, freedom to form association or unions. Fourth, freedom to move freely throughout the territory of India. Fifth, freedom to reside and settle in any part of the territory of India. Sixth, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Right against exploitation. The people of India were exploited not only by the British but also by the money lenders and zamindars. This system was called forced labor. Right against exploitation prohibits all forms of forced labors as well as traffic in human beings. The violation of this provision is an offense punishable under law. The state require citizen service in time of major calamities such as flood, forest fire, foreign aggression, etc. Right to freedom of religion. India is a multi-religious state. Beside Hindus, there are Muslims, Sikhs, Christians and many other residing in our country. The Constitution guarantees to every person freedom of conscience and the right to practice and propagate any religion. Each religious group is also free to purchase and manage its movable and immovable property in accordance with law for the propagation of its religion. That is why
Right to freedom of religion has laid down the foundation to secularism in India. Cultural and educational rights. India is a vast country with diversity of culture, script and languages. People take pride in their own language and culture. These rights ensure that minorities will be given assistance by the state in the preservation of their language and culture. The ideal before the state is to preserve and propagate the composite culture of the country. Right to constitutional remedies. Our constitution provide for legal remedies for the protection of our rights against their violation by the state or other institutions. It entitles the citizen of India to move the Supreme Court or High Court for the enforcement of these rights. The state is forbidden from making any law that may be in conflict with the fundamental rights. That is why the right to constitutional remedies is the soul of fundamental rights. बात कर लेते हैं पहले अधिकार की। पहला अधिकार है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देश में रहने वाले नागरिकों को ये गारंटी देता है कि उनके साथ धर्म, जात, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें बराबर समझा जाएगा यानी पूरी तरह से समानता का दर्जा दूसरे नागरिकों की तरह दिया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार में 5 और अधिकार भी आते हैं, जिनमें से पहला अधिकार है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाले हर नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपने तरह का जीवन व्यतीत करे, किसी भी धर्म को माने या फिर किसी भी जगह आ या जा सके। स्वतंत्रता के अधिकार में 5-6 और तत्व शामिल हैं जिनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। पहला, भाषण देने यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता। दूसरा, किसी भी स्थान पर शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरा, यूनियन या संगठन बनाने की आज़ादी। चौथा, देश की सीमा के अंदर रहकर कहीं पर भी आने और जाने की आज़ादी यानी स्वतंत्रता। पांचवा, देश के किसी भी भाग में जाकर रहने की आज़ादी यानी स्वतंत्रता। और छठा, किसी भी तरह के पेशे को यानी काम धंधे को अपनाने की आज़ादी। ये था हमारा स्वतंत्रता की आज़ादी के ऊपर नोट। दूसरे प्रकार की आज़ादी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश काल यानी अंग्रेज़ों के समय में भारत में रहने वाले नागरिकों पर ज़्यादती जुल्म होते थे, उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता था। लेकिन उनके जाने के बाद भी मनी लैंडर यानी साहूकार और ज़मींदारों के द्वारा गरीब किसान और मज़दूरों का शोषण होता रहा। उधार ना चुकाने की सूरत में उन्हें फोर्स लेबर यानी बेगारी उनसे कराई जाती थी, जिसे पूरी तरह से अब ख़त्म कर दिया गया है। अब भारत के किसी भी कोने या किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय या शोषण नहीं किया जा सकता। तीसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में रहने वाले हर नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी धर्म अपनाए और उसको माने। कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती इस मामले में नहीं कर सकता है। चौथा अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक देश में के किसी भी संस्थान में जाकर किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है या किसी भी संस्थान में जाकर प्रवेश प्राप्त कर सकता है। पांचवा और अंतिम अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़।
ये वो अधिकार है जिसमें देश का कोई भी नागरिक अपने ऊपर अत्याचार होने पर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, न्यायपालिका जा सकता है और उसके साथ पूर्ण रूप से न्याय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायिक व्यवस्था में ऐसे किसी भी कानून को बनाने की मनाही है जो समाज में रहने वाले किसी विशेष वर्ग के ऊपर अत्याचार करे। यहाँ हमारा छठा पार्ट यानी 6th लेसन ख़त्म हो गया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 7वां पार्ट यानी चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूलभूत कर्तव्य। पहला नोट है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन फॉर्म of instructions guidelines to the government at the center as well as state. Though these principles are not justicable, they are fundamental in the governance of the country. The idea of directive principle of state policy has been taken from the Irish Republic. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो गाइडलाइन या वो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो भारत में सरकार को निर्देश देती है, चाहे वो सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो। देश किस तरह चलाना है, किन सिद्धांतों पर चलाना है, ये तय करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की देन है। हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश रिपब्लिक यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। सेकेंड, सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। थर्ड, गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन। तो इसमें पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है कि देश में रहने वाले हर महिला या पुरुष को ज़िंदगी जीने के लिए समान साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा, बराबर यानी समान काम के जो मजदूरी है वो समान होनी चाहिए, चाहे वो मैन आदमी हो या औरत महिला। तीसरा, गार्डिंग द चिल्ड्रन यानी बच्चों को शोषण के विरुद्ध बचाया जाना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम हैं द गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत। पहला, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। सेकंड, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। थर्ड, टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत पहला पॉइंट है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कपास उद्योग या कपड़ा उद्योग को गांव के स्तर पर बढ़ावा मिलना चाहिए। तीसरा, जहरीली दवाओं और नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बाद हैं हम मिसलेनियस यानी कुछ अन्य नीति निर्देशक सिद्धांतों पर, जिसमें से पहला है टू सिक्योर फॉर ऑल इंडियंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तीसरा, टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। मिसलेनियस यानी अन्य सिद्धांतों में है हर भारतीय के लिए एक जैसी कानून व्यवस्था। दूसरा, हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा। तीसरा, हमारे पर्यावरण को प्रदूषण और से बचाना और हमारी वाइल्ड लाइफ यानी पशु पक्षियों की सुरक्षा। अगला पॉइंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेट ऑफ वुमन। पहला पॉइंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ओनली 14%. Our government realized the importance of education and laid stress on the spread of literacy among the masses. Efforts have been made by the government to raise this level, but a large section of our population is still illiterate.
नीति निर्देशक सिद्धांत, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बाल मजदूरी और महिलाओं की स्थिति, इन चारों टॉपिक्स को हमने आने वाले सेक्शन में कवर किया है। तो सबसे पहले लेते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में साक्षरता दर केवल 14% थी। उसके बाद से आने वाली सरकारों ने पूरी कोशिश की कि इस दर को बढ़ाया जाए, इस प्रतिशत को बढ़ाया जाए। कोशिशें की गई, लेकिन आज भी हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर है यानी अनपढ़ है। दूसरा, चाइल्ड लेबर। यू हैव ऑलरेडी रीड that one of the directive principle provide opportunities and facilities to children to develop in healthy manner. You have also read about the fundamental right against exploitation of children, employment of children below the age of 14 years in mines and industries which are hazardous to their health is prohibited. नीति निर्देशक सिद्धांत बच्चों के बारे में कहते हैं कि बच्चों को फलने फूलने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। बच्चों के प्रति हिंसा और बच्चों के शोषण को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को ख़तरनाक कामों जैसे खदानों में काम करना या बड़े बड़े उद्योग धंधों में लगाना पूरी तरह से मना है या कानूनी जुर्म है। तीसरा पॉइंट, स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडियन सोसाइटी बेसिकली इज़ अ मेल dominated society in which father has been head of the family and mother's position has been subordinated to him. The position of a woman in which a system is naturally weak. Women have been suffering a great deal on account of cruel social custom and religious practice like पर्दा and dowry etc. भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। हमारे समाज को पुरुष सत्तात्मक समाज माना जाता है, यानी एक ऐसा समाज जहाँ पर पुरुषों की ही अहमियत है। घर में मुखिया का रोल भी की भूमिका भी पुरुष ही अदा करता है, जबकि महिला उसकी एक सबऑर्डिनेट यानी हेल्पर के तौर पर घर में रहती है। समाज में उसकी भूमिका कमज़ोर है। हमारे समाज में बरसों से परंपरा के नाम पर उसके साथ अत्याचार होते हुए आए हैं, चाहे वो पर्दा प्रथा हो या दहेज प्रथा। अगला पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। वेयर एज द फंडामेंटल राइट्स establish political democracy, the directive principles establish economic and social democracy. No government can afford to ignore them while formulating its plan and policies, as it is responsible for all its actions to the people in general. मूलभूत अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में कई प्रकार के अंतर होने के बावजूद भी इन दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जैसे देश की सरकार इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखे बगैर कोई भी नीति नहीं बना सकती है, कोई भी काम नहीं कर सकती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अपने अंतिम पॉइंट यानी बिंदु पर, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूलभूत कर्तव्य क्या हैं। हम यहाँ पर 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूलभूत कर्तव्यों की बात करेंगे। पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तीसरा, टू डिफेंड द कंट्री व्हेन द नीड अराइजेज। चौथा, टू प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। पाँचवा, टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक एंड ह्यूमनिज्म। छठा, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज़ वायलेंस। 6 मूलभूत कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला, हमें अपने देश और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। दूसरा, देश की अखंडता और एकता को बचाए रखना है। तीसरा, ज़रूरत पड़ने पर देश की मदद या देश के काम आना है। चौथा, अपनी परंपरा रिच हेरिटेज को
बचा कर रखना है, अपने कल्चर यानी परंपरा की रक्षा करनी है। 5वां, देश में ह्यूमनिज्म यानी इंसानियत को बढ़ावा देना है। और 6ठा, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी जो देश की प्रॉपर्टी है उसको उसकी सुरक्षा करनी है। इसके अलावा वायलेंस यानी कि हिंसा नहीं फैलानी है। 7वां चैप्टर यानी 7वां पार्ट समाप्त हो गया है। अब हम हैं अपने 8वें पार्ट पर, जिसका नाम है इंडियन फेडरल सिस्टम यानी भारतीय संघवाद। पहला नोट है फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फेडरल फीचर्स though it does not in fact claims that it establishes a federalism. Features of Indian federalism from features of constitution, both features are same. Next point है nature of Indian federalism. The framers of the constitution have modified the true nature of Indian federalism by incorporating certain non-federal features in it. These are Article 1 of Constitution describes India as a union of state, which implies two things. Firstly, it is not the result of an agreement among the states, and secondly, the state have no freedom to separate from the union. Beside the constitution of the union and the state is a single framework from which neither can get out and within which they must function. The federation is a union because it is instructable and help to maintain the unity of the country. तो भारतीय संघवाद यानी भारतीय संघीय ढांचे को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संघीय सरकार है। संघीय सरकार वो सरकार होती है जहाँ पर सत्ता यानी पावर को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया जाता है। नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय सरकार होने के बावजूद भी काफ़ी एकरूपता पाई जाती है। संविधान निर्माताओं ने जिस वक्त संविधान का निर्माण किया उस समय ये फैसला किया कि भारत में संघीय ढांचा होगा, यानी सरकार चलाने का संघीय स्वरूप। इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न सरकारें अपने अपने स्तर पर काम करेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी देश में एकता बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने इसमें प्रोविज़न किए। जैसे सभी राज्य एक इकाई के रूप में काम करेंगे, कोई भी राज्य अपने आप को इस इकाई से खुद अलग नहीं कर सकता, सारे राज्य एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर रहेंगे और एक केंद्र सरकार होगी जिनका इन सभी राज्यों पर कुछ हद तक कंट्रोल यानी नियंत्रण होगा। दूसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव रिलेशंस देयर इज़ अ फ्री होल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव फॉलोड अ सिस्टम इन विच देयर आर टू लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, वन फॉर द सेंटर एंड the other for the state, known as union list and the state list respectively. An additional list called the concurrent list has also been added. Legislative relation यानी विधायी संबंध। हमारे संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली को अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिसके लिए कानूनों की लिस्ट बनाई गई है। इसमें यूनियन लिस्ट केंद्र सरकार के लिए जबकि स्टेट लिस्ट राज्य सरकार के लिए बनाई गई है। एक तीसरी लिस्ट कंक्यूरेंट लिस्ट इसमें बाद में ऐड की गई। हमारा अगला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे एज टू इंश्योर कंप्लायंस with the laws made by the parliament. Further, the union executive is empowered to give directions to a state if necessary for the requisite purpose. Even the state government may delegate some of its administrative functions relating to the state subject to union government for a specified period. प्रशासनिक संबंध। कार्यपालिका को संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत प्रशासन चलाना है। इसके अलावा राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ज़रूरत पड़ने पर निर्देश दे सकती है और उनके कुछ कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है।
राज्य सरकार को अपने इन कार्यों को केंद्र सरकार को सौंपना पड़ेगा अगर केंद्र सरकार ने इसकी ज़रूरत समझी तो। अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर हैं, यानी 8 चैप्टर का ये आखिरी पॉइंट है, फाइनेंशियल रिलेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज स्पेशली क्रिटिकल in determining the nature of the state. Its relationship with the center, both the union and state have been provided with independent sources of revenue by the constitution. संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए ही रेवेन्यू यानी आय के जो स्रोत हैं वो अलग अलग निर्धारित कर दिए गए हैं। दोनों के ही टैक्स वसूल करने के क्षेत्र अलग अलग हैं और दोनों के ही आय के साधन अलग अलग हैं। इस मामले में दोनों के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या ज़्यादा विवाद होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने 8 पार्ट यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के चैप्टर्स को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलते हैं इस सब्जेक्ट के रिमेनिंग चैप्टर्स की वीडियो के साथ।